हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपिन और आज हम लोग करने वाले हैं मेमोरी हायरार्की, जिसको आप बोल सकते हो वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी। इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आपको सारी नॉलेज मिल जाएंगी कि हम कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस में और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने पिरामिड शेप में बनाया है। ये मैंने क्यों बनाया है? बिकॉज ऑफ साइज़। क्योंकि जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो बेस्ड है साइज़ पे, वो बेस्ड है साइज़ ऑफ मेमोरी पे। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा है रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, यूएसबी एंड फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक्स ड्राइव। यहाँ पे मैंने दो रीजन्स बताया है, पहला है साइज और दूसरा है एक्सेस टाइम। ये दोनों ही बहुत बड़े मेजर फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे हम बात करें, इसको हायरार्की क्यों बोल रहे हैं हम अपने सिस्टम्स में या आजकल के लैपटॉप में, क्या हमारे पास सिर्फ हार्ड डिस्क है या फिर सिर्फ रैम है या फिर सिर्फ रजिस्टर्स हैं? नहीं, हमारे पास सारे लेवल्स की थोड़ी थोड़ी मेमोरीज हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कॉस्ट और एक्सेस टाइम। कॉस्ट को भी हमें बैलेंस करके रखना है और एक्सेस टाइम को भी बैलेंस करके रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम साइज से। तो रजिस्टर भी बहुत ही स्मॉल साइज़ के आते हैं अपने सिस्टम्स में, और मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ हमारे जनरल पर्पस सिस्टम्स में। हमारे लैपटॉप्स में रजिस्टर्स कई टाइप्स के हैं, जैसे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एड्रेस रिलेटेड रजिस्टर्स, एमबीआर रजिस्टर्स। बहुत अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं और डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं, जैसे कि 8 बिट रजिस्टर्स, 16 बिट रजिस्टर्स, 32 बिट रजिस्टर्स। और ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ एसोसिएट होते हैं। सीपीयू डायरेक्टली इनके साथ कम्युनिकेट करता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का हम साइज़ लेते हैं बेसिकली किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में। कैश मेमोरी को हम स्टैटिक रैम भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ मेन मेमोरी, या आप इसको ये भी बोल सकते हो डायनेमिक रैम। इसका जो साइज़ होता है जीबी में होता है। मेनली जो मोबाइल और डेस्कटॉप में रैम्स आती हैं वो जीबी में ही होती हैं। एंड देन यूएसबी और फ्लैश ड्राइव, या इसको आप पेन ड्राइव भी बोल सकते हो, जो कि हम यूज़ करते थे पहले। इसका और भी एक एग्जांपल है एसएसडी, जो एआरएम बेस्ड प्रोसेसर के साथ आती हैं, जैसे कि मैक ओएस और विंडो के जो एआरएम बेस्ड लैपटॉप्स हैं उनमें एसएसडी आती हैं। ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर है? क्योंकि इसका जो एक्सेस टाइम है वो हार्ड डिस्क ड्राइव से कम है और मेन मेमोरी से ज़्यादा है। और नेक्स्ट वन है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हम जनरली टेराबाइट्स में यूज़ करते थे। एंड जो फाइनली है मैग्नेटिक टेप्स और टेप ड्राइव, इनको हम यूज़ करते हैं डाटा रिकवरी और बैकअप के लिए। जो इनका जो साइज़ है वो पेटाबाइट में यूज़ होता है, जो बहुत ही बड़े साइज़ का डेटा होता है। ये जो मैंने सारा सिनेरियो बताया ये बेस्ड साइज़ पे। अब जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट। कॉस्ट से पहले मैं इस पिरामिडल शेप में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो रजिस्टर या कैश मेमोरी जो है, इनको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती हैं और इनका एग्जीक्यूशन टाइम
किसी और के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट होता है। कैच मेमोरी के बाद आती है मेन मेमोरी, जो कि इसमें आता है रैम, जो एक वोलाटाइल पार्ट है। ये मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर बोल सकते हो आप कि जो मल्टी प्रोसेसिंग का इन्वायरमेंट जो हमें प्रोवाइड कराता है वो रैम कराता है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं वोलाटाइल का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर आपने पावर ऑफ किया तो रैम पे जो डेटा एग्जीक्यूट हुआ है वो इरेज हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट है यूएसबी और फ्लैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। मैग्नेटिक टेप्स और टेप्स ड्राइव जो हैं टर्सरी मेमोरी में आती हैं, टर्सरी स्टोरेज में आती हैं। टर्सरी स्टोरेज में इसलिए आती हैं क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होती, और ये इनका यूज होता है जो ऑफलाइन स्टोरेज के लिए होता है। ये सारा सिनेरियो जो था रिलेटेड टू द साइज था। अगर हम बात करें कॉस्ट से, इसमें हम बाइट स्टोर कर रहे हैं, इसमें हम एमबी स्टोर कर रहे हैं, और मैग्नेटिक टेप्स में हम पेटाबाइट यूज़ कर रहे हैं, जो है 10⁻12 बिट्स ऑफ डेटा, जो कि रजिस्टर में स्टोर हुआ बाइट से भी 10⁻12 टाइम्स बड़ा है। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक टेप्स का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी। लेकिन इसका सीधा रिवर्स इसमें फॉलो होता है। रीज़न क्या है? एक्सेस टाइम। जो रजिस्टर जितना फास्ट डेटा फेच करेगा उससे 10⁻12 टाइम्स कम स्पीड से मैग्नेटिक टेप्स डेटा फेच करेगा सीपीयू से, क्योंकि जो रजिस्टर्स और कैश मेमोरी होती हैं सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, और जो मैग्नेटिक टेप्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, नहीं भी कनेक्टेड हो सकते हैं। बात करें अगर साइज़ की, तो अप से डाउन जो है साइज़ इंक्रीज हो रहा है। बात एक्सेस टाइम की, तो एक्सेस टाइम अप से डाउन आते समय एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसको अगर डेटा फेच करना होगा तो जितना रजिस्टर में टाइम लगता है एक्सेस टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर मैग्नेटिक टेप में अगर डेटा को फेच करता है। अगर हम बात करें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की, तो इसमें दो पार्ट्स होती हैं, 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड 3 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। दो पार्ट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू से डायरेक्टेड कनेक्टेड होती हैं मेमोरी हायरार्की लेवल्स, जबकि हायरार्किकल में सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं हायरार्किकल लेवल ऑफ मेमोरी। इस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में जो बेसिक अजम्पशन है, लेवल 1 लेवल 2 से साइज में स्मॉल है लेकिन एक्सेस टाइम में फास्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर लेवल 1 कैश मेमोरी है और लेवल 2 हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो लेवल 1 की साइज होगी कम होगी लेकिन स्पीड या फिर एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा L2 से, जबकि L2 का जो साइज़ है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू L1 और एक्सेस टाइम कम है। सेकेंड लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो सीपीयू है और ये जो लेवल है ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। पैरेलली क्यों कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि जो इसका सर्चिंग टाइम ज़्यादा फास्ट होता है। एंड हायरार्किकल में सीपीयू से लेवल 1 कनेक्ट होगा और लेवल 1 से लेवल 2 कनेक्टेड होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एवरेज एक्सेस टाइम। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें किसी डेटा को सर्च करना है, अगर वो डेटा
L1 में मिल गया, यानी कि L1 में हिट कर गया। अगर वो डेटा L1 में नहीं मिला तो उसका एवरेज टाइम होगा H1T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू T2। 1 माइनस H1 क्यों लिखा है? क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है L2 में मिलने की वो 1 माइनस H1 है। अगर बात करें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो CPU डायरेक्टली कनेक्टेड होता है L1 से। L1 के लिए कुछ टाइम होगा, कुछ हिट रेशियो होगा। L2 के लिए कुछ टाइम होगा, कुछ हिट रेशियो होगा। तो इसका जो एवरेज टाइम बनता है H1T1 प्लस 1 माइनस H1, यानी कि वो L1 में नहीं मिला। और T1 प्लस T2, यहाँ पे T1 प्लस T2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में CPU पहले L1 में ढूंढेगा, सर्च करेगा, उसके बाद जाके L2 में सर्च करेगा।